हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम गुरुजी। आज का जो हमारा वीडियो है इसमें हम पार्ट 5 डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हम 4 पार्ट आपके लिए हिमाचल के जेई के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है उनको कर चुके हैं। ये हमारा 5th पार्ट है। तो अगर आपने 4 पार्ट नहीं देखे हैं तो आप उनको भी जाकर देख सकते हैं। हमने एक प्लेलिस्ट बनाई हुई अपने चैनल पर, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। 2000 क्वेश्चन हम हर एक 20 वीडियो में आपको करवाएंगे, यानी कि हर एक वीडियो में आपको 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन जो होता है उसे भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको इसी तरह की लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो। पिछली वीडियो में हमने क्रीप कोएफिशिएंट के बारे में पढ़ा था। यहाँ पर हम क्रीप के बारे में पढ़ेंगे। तो क्रीप वैसे ज़्यादातर स्टूडेंट को ये पता होगा, क्रीप जो है वो टाइम पर डिपेंड करता है, लेकिन आपको ये नहीं पता होगा कि क्रीप जो होता है ये ऑकर ड्यू टू डेड लोड। डेड लोड की वजह से कई स्टूडेंट को पता होगा, लेकिन कई स्टूडेंट को नहीं पता होगा कि जो क्रीप होता है वो डेड लोड की वजह से आपको देखने को मिलता है। ये टाइम डिपेंडेंट होता है। एंड इसके क्या इफ़ेक्ट पड़ते हैं? फैक्टर इफेक्टिंग क्रीपर, टाइप ऑफ लोडिंग, कितने टाइम के लिए लोडिंग हो रही है, मैग्नीट्यूड कौन सा है, टाइम कितना है, एंड टेम्परेचर। ये 4 कंडीशन होती है। इन चारों कंडीशन की वजह से आपको क्रीप जो है वो देखने को मिलता है। अगर हमारा टेम्परेचर ज़्यादा है तो क्रीप जो होगा वो भी ज़्यादा रहेगा। इफ़ द टेम्परेचर रीचेस टू द हाफ ऑफ मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर द क्रीप इज intolerable. Such a temperature is defined as homogeneous temperature. तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जितने भी पॉइंट है वो इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जितना हो सके यार वीडियो को शेयर भी कर दिया करो ताकि आपके दोस्तों को भी फ़ायदा मिल सके उस वीडियो का। तो अगले जो पॉइंट है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिए, रेसिप्रोकल ऑफ ए मास डेंसिटी जो होता है उसको नाउन एज स्पेसिफिक वॉल्यूम हम बोलते हैं। द रेसिप्रोकल ऑफ द मास डेंसिटी जो होता है इज नाउन एज स्पेसिफिक वॉल्यूम बोलते हैं। एंड जो स्पेसिफिक वॉल्यूम होती है मटेरियल की, इज द रेशियो होता है वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल टू इट्स मास। उसको हम स्पेसिफिक वॉल्यूम बोलते हैं मटेरियल की। अब ये दोनों जो होते हैं ये इन्वर्स होते हैं मास के, एंड द इंट्रेंसिव प्रॉपर्टी ऑफ मैटर के इनवर्स होते हैं। ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है। एंड जो स्पेसिफिक वॉल्यूम होती है इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ क्यूबिक मीटर ऑक्यूपाइड बाय 1 किलोग्राम ऑफ ए सब्सटेंस। एंड जो नॉर्मल यूनिट होता है शेल बी क्यूबिक मीटर या पर किलोग्राम, क्यूबिक मीटर पर किलोग्राम, केजी, ये इसका यूनिट होता है। स्पेसिफिक वॉल्यूम जो होती है आइडल गैस इज आल्सो इक्वल to the gas constant multiplied by temperature and then divided by the pressure multiplied by molar mass of the ideal gas। तो ये पॉइंट भी सारे इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में इनको लेकर भी क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है। आजकल एग्ज़ाम का जो पैटर्न है हिमाचल प्रदेश का वो थोड़ा बहुत ही बेसिक हो चुका है। तो लोग समझते हैं कि ये जो क्वेश्चन है वो बहुत ही टफ लेवल के आ रहे हैं, लेकिन जो क्वेश्चन है वो बहुत ही बारीकी से क्वेश्चन जो है पूछते हैं। तो बारीक पॉइंट्स भी आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछ जाते हैं वो रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्चर के बारे में जो होते हैं उनके ऊपर क्वेश्चन पूछ जाते हैं। ये फ्रैक्शन जो होते हैं वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं। इसका जो डेफिनेशन होती है इज द रेशियो ऑफ मैप डिस्टेंस टू द कॉरेस्पॉन्डिंग ग्राउंड डिस्टेंस। इनके मैप की जो डिस्टेंस होती है एंड ग्राउंड डिस्टेंस, उन दोनों का जो रेशियो होता है उसको हम रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन बोलते हैं। इंडिपेंडेंट ऑफ यूनिट ऑफ मेजरमेंट इज कॉल्ड रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। मैथमेटिकली जो आर एफ होता है डिस्टेंस ऑन मैप एंड एक्चुअल कॉरेस्पॉन्डिंग डिस्टेंस ऑन ग्राउंड। डिस्टेंस ऑन मैप एंड डिस्टेंस ऑन ग्राउंड, उन दोनों का रेशियो होता है। अब यहाँ पे 4 पॉइंट इसलिए इंक्लूडेड है यहाँ पे कि एग्जाम में आपसे पूछा जाए कि सबसे छोटा स्केल यहाँ पे कौन सा है, सबसे बड़ा कौन सा है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया है जैसे कि 1111 एंड ये वैल्यू दी गई है, जो भी वैल्यू हो 50,000 या फिर 5 लाख या 5,000 या फिर जो भी हो, जो भी वैल्यू दी गई हो, तो ये होता है 1 सेंटीमीटर जो होता है वो कितने सेंटीमीटर के बराबर है, उसको हम
RF बोलते हैं। तो यहाँ पे जो सबसे छोटा स्केल है जिसका RF जो होता है सबसे बड़ा होता है, वो सबसे छोटी स्केल होती है। तो यहाँ पे सबसे बड़ा जो RF है वो किसका है, इस सेकंड नंबर वाले का ऑप्शन 1/, देख लीजिए कितना बड़ा है यहाँ पर 5 लाख। तो ये सबसे बड़ा छोटा स्केल हो गया। सबसे छोटा स्केल ये वाला, एंड सबसे बड़ा स्केल क्या कौन सा हो गया, ये वाला हो गया 5000 वैल्यू वाला, जिसका RF सबसे छोटा होगा वो सबसे बड़ा स्केल होता है। ये दोनों पॉइंट आप याद रख ली, इसलिए यहाँ पे ये इंक्लूड किए गए थे। अगले पॉइंट देखिए यहाँ पे जनरल प्रिंसिपल जो कि इन्वॉल्व है स्टोन मैसनरी के ऊपर। तो यहाँ पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है स्टोन मैसनरी के ऊपर। तो स्टोन हम यूज करते हैं टू बी यूज स्टोन मैसनरी शुड बी हार्ड, रफ, टफ सॉरी एंड ड्यूरेबल होने चाहिए। ये पॉइंट आपको पता होने चाहिए। जो प्रेशर लगता है स्टोन के ऊपर वो वर्टिकल होना चाहिए, एंड स्टोन जो शुड भी हम यूज करते हैं वो परफेक्टली ड्रेस्ड होने चाहिए एज पर रिक्वायरमेंट, यानी कि उसकी शेप वगैरह जो है वो सब कुछ अच्छी तरह से परफेक्टली होना चाहिए। एंड जो हेडर एंड द बोन्ड स्टोन शुड नॉट बी ऑफ थंब बल शेप का नहीं होना चाहिए। एंड द कंस्ट्रक्शन वर्क ऑफ स्टोन मैसनरी शुड बी रेज्ड यूनिफॉर्मली होना चाहिए, यानी कि जितना भी हमें स्टोन मैसनरी उठानी है वो हमें यूनिफॉर्म उठानी है। ऐसा नहीं कि हमने कुछ इस तरह की वॉल उठा दी, हमें बिल्कुल हॉरिजेंटल रेज्ड यूनिफॉर्मली उठानी है। एंड जो प्लम बॉब होती है शुड बी यूज टू चेक द वर्टिसिटी ऑफ द इरेक्टेड वॉल। जो हम वॉल की चिनाई करते हैं वो हमें प्लम बॉब से चेक करनी होती है कि वो एक्चुअल में वर्टिकल या फिर 90 डिग्री का बन रही है कि नहीं बन रही है। एंड स्टोन मैसनरी सेक्शन should always be designed to take compression and not tensile stress। स्टोन मैसनरी जो होती है वो कंप्रेशन को उठाने के लिए हम बनाते हैं, ना कि टेंसाइल स्ट्रेस को। डबल स्कैफोल्डिंग जो होती है शुड बी यूज्ड फॉर वर्किंग एट हायर लेवल। हायर लेवल में आपको क्या करना है कि दोनों साइड ही आपको जो स्कैफोल्डिंग होती है उसका यूज करना होता है। एंड जो प्रॉपर्टी होती है वेटेड स्टोन की, जो वेट स्टोन होते हैं गीले, शुड बी यूज टू अवॉइड मोर्टार मॉइस्चर बीइंग स्टक्ड। हमें जो गीले स्टोन होते हैं वही यूज करने होते हैं, ताकि हमारे जो पत्थर है उसमें कुछ मॉइस्चर वगैरह है, उस वजह से हमारा जो मोटायर है उसका मॉइस्चर जो है वो ख़त्म ना हो जाए। इसलिए पत्थर में थोड़ा बहुत मॉइस्चर तो होना ही चाहिए। अब एग्जाम में फाइनेंस के ऊपर क्वेश्चन जो है पूछा जाता है कि फाइनेंस की वैल्यू क्या होती है। तो यहाँ पे वैल्यू दी गई है फाइनेंस की। ये वैल्यू वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। फाइन सैंड के लिए कितनी वैल्यू होती है, तो ये होती है मीडियम सैंड के लिए इतनी होती है, एंड कोर्स सैंड के लिए इतनी वैल्यू होती है। ये वैल्यू इंपॉर्टेंट है, बाकी आप इसको पढ़ना चाहे तो ये भी पढ़ सकते हैं, ये भी थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट ही है। लेकिन वैल्यू जो है ज़्यादातर एग्जाम में ये वाली पूछी जाती है। एंड जो जनरली सैंड हैविंग फाइनेस मोरलेस मोर देन 3.2 होगा तो उसको हम यूज नहीं करते हैं कंक्रीट बनाने के लिए, वो अच्छा कंक्रीट बनाने के लिए नहीं होता है। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। अगर हमारा जो सैंड है उसका फाइनेस मॉडुलस 3.2 से ज़्यादा है तो वो अच्छा कंक्रीट बनाने के लिए यूज नहीं होगा। ये वाले पॉइंट भी इम्पोर्टेंट है। हमारे आईएस कोड के अकॉर्डिंग मैक्सिमम स्ट्रेन जो होता है कंक्रीट में एट द आउटर मोस्ट कंप्रेशन फाइबर में, वो हम इतना लेते हैं बेंडिंग के केसेस में। एंड यहाँ पर एक और केस आता है, वो हमारे इस आईएस कोड के अकॉर्डिंग ही आता है। मैक्सिमम कंप्रेशन स्ट्रेन जो होता है, यहाँ पे मैक्सिमम स्ट्रेन दिया गया है कंक्रीट में, लेकिन यहाँ पे मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेन दिया गया है कंक्रीट में इन एक्सिली कंप्रेशन में। यहाँ पे क्या कहाँ पर था, आउटर मोस्ट कंप्रेशन फाइबर में। यहाँ पर क्या है, एक्सिली फाइबर कंप्रेशन में। तो वो हम 0.002 लेते हैं, यहाँ पे कितने लेते हैं 0.035 लेते हैं हम बेंडिंग में। यहाँ पर ये इन दोनों पॉइंट को आप याद रखिए, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कंफ्यूज करने वाले पॉइंट हैं। एंड नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है यहाँ पर, मैक्सिमम कंप्रेशन स्ट्रेन एट द हाईली कंप्रेस्ड एक्सट्रीम फाइबर in concrete subjected to axial compression and bending, and when there is no tension on the section shall be हम इतना -0.75 times the strain at the least compression fiber। तो ये भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको भी देख लीजिए।
तो यहाँ पर रेनॉल्ड नंबर के बारे में बताया गया कि रेनॉल्ड नंबर जो होता है वो इनर्शिया फोर्स एंड विस्कस फोर्स का रेशियो होता है, ये इसकी डेफिनेशन है। यहाँ पर इसके जो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है वो ये वाले पॉइंट है। जो फ्लो पाइप में होता है उसके लिए लेमिनर फ्लो में रोल नंबर की वैल्यू जो होती है 2000 से कम होती है, ट्रांजिशन के लिए 2 से 4000 के बीच में होती है, टर्बुलेंट फ्लो के लिए पाइप में 4000 ज़्यादा फ्लो होता है। उसके बाद यहाँ पर केस जो पूछा जाएगा वो क्रिटिकल रेनॉल्ड नंबर के ऊपर पूछा जाएगा, क्रिटिकल रेनॉल्ड नंबर के केसेस में। तो ये इम्पोर्टेंट है। ये सारी वैल्यू जितनी भी दी गई है ये लेमिनर फ्लो के लिए है। पाइप के केसेस में क्रिटिकल रेनॉल्ड नंबर जो होता है वो 2300 के बराबर होता है, एंड प्लेट में 1000, ओपन पाइप में 500, एंड ओवर प्लेट में 5 इंटू 10⁵, एंड ओवर स्पीयर में 1 होता है। ये आप याद रखिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्रिटिकल रेनॉल्ड नंबर की जो वैल्यू होती है। तो फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, अगर वीडियो को शेयर करें जितने ग्रुप में हो सके। एग्जाम में जो हिमाचल के जेई में एग्जाम में अभी क्वेश्चन पूछे गए थे फ्लैकी एग्रीगेट एंड इलोंगेट एग्रीगेट के ऊपर। तो यहाँ पे फ्लैकी एग्रीगेट देखिए, उसका एग्जांपल भी यहाँ पे दिया गया है। सबसे पहले देखिए, फ्लैकी एग्रीगेट जो होता है, एग्रीगेट इज सेड टू बी फ्लैकी व्हेन उसकी जो लीस्ट डिमेंशन, सबसे छोटी जो डिमेंशन होती है वो कम होती है 3/5 या फिर 60% ऑफ इट्स मीन डिमेंशन जो होती है उससे। मीन डिमेंशन इज द एवरेज साइज थ्रू विच द पार्टिकल पास एंड द सीव साइज ऑन विच आर रिटेन, उसको हम मीन साइज बोलते हैं। तो लैमिनेटेड रॉक जो होती है वो किसका एग्जाम्पल है, फ्लैकी शेफ एग्रीगेट का। यहाँ पर एग्जाम्पल भी दिया गया है कि लैमिनेटेड रॉक जो होती है वो फ्लैकी एग्रीगेट का एग्जाम्पल होता है। उसके बाद इलोंगेटेड एग्रीगेट देखिए, व्हेन द लेंथ ऑफ द एग्रीगेट इज ग्रेटर देन 180% ऑफ इट्स मीन डिमेंशन, देन हम उसको इलोंगेटेड एग्रीगेट बोलते हैं। या इसकी जो लार्जेस्ट डिमेंशन होती है वो 9/5 से तक है उसकी मीन डिमेंशन के, तो उसको हम इलोंगेटेड एग्रीगेट बोलते हैं। यहाँ पर पिट के बारे में भी बताया गया कि पिट क्या होता है। पिट इज एन नेचुरल एंड कोर्स टाइप सैंड है विच इज एक्सट्रैक्टेड बाय डिगिंग 2 से 3 मीटर अंडरनीथ द ग्राउंड। जो पिट सैंड होता है आप उसको 2 से 3 नीचे ग्राउंड में पिट करके निकालते हैं, एंड इट इज रेड ऑरेंज कलर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड की वजह से इसका लाल ऑरेंज कलर होता है। ये भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, यहाँ पे लाइम के बारे में बताया गया। आपको पता है कि जो मोटार होता है वहाँ से भी क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। कौन से मोटार से पूछे जाएंगे ये आपको पता नहीं होता है, लाइम मोटार, सीमेंट मोटार। तो यहाँ पे हम लाइम मोटार के बारे में कुछ पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है जो कि यहाँ पे लेके आया हूँ मैं आप सभी के लिए। तो देखिए, इन दिस टाइप ऑफ मोटार, लाइम जो होता है वो बाइंडिंग मटेरियल की तरह हम यूज़ करते हैं। दे में भी वो क्या हो सकता है, फैट लाइम या फिर हाइड्रोलिक लाइम भी हो सकता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो फैट लाइम जो होता है वो श्रिंक टू ए ग्रेट एक्सटेंट एंड हैज रिक्वायर्ड अबाउट 2 से 3% टाइम्स टू इट्स वॉल्यूम ऑफ सैंड। ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। द लाइम शुड बी स्लैक्ड बिफोर यूज करने से पहले हमें इसको स्लैक ही करना पड़ता है। दिस मोटार इज अनसुटेबल फॉर वाटर लॉगर एरिया और इन डैम्प सिचुएशन के लिए सुटेबल नहीं होता है। हाइड्रोलिक लाइम की बात करें तो प्रोपोर्शन जो होता है लाइम टू सैंड का बाय वॉल्यूम वो 1:2 या फिर कुछ और भी हो सकता है। दिस मोटार शुड बी कंज्यूम्ड विद इन 1 आवर आफ्टर मिक्सिंग। तो 1 घंटे के बाद तक हम इसको यूज़ कर सकते हैं, उसके बाद हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। विद इन हमें 1 घंटे में हमें यूज़ करना होता है। इट पोजेस मोर स्ट्रेंथ एंड कैन बी यूज्ड इन डैम्प सिचुएशन। हाइड्रोलिक लाइम जो होता है उसको हम डैम्प सिचुएशन में भी यूज कर सकते हैं। ये आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ देता है। लाइम मोटार जो होता है उसके पास हाई प्लास्टिसिटी होती है एंड के लिए हम उसको ईजिली प्लेस कर सकते हैं। एंड इसमें क्या होता है, कोहेसिवनेस होता है विद अदर सरफेस एंड श्रिंक वेरी लिटिल। सो लाइम मोटार गिव्स ए फेयरली स्ट्रॉन्ग सरफेस फिनिश हमें ये देता है।
ये ड्यूरेबल होता है, हार्डन स्लोली होता है, ये भी इसके मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हम इसको कहाँ यूज करते हैं, लाइटली लोडेड अबव ग्राउंड पार्ट ऑफ बिल्डिंग में हम इसको यूज कर सकते हैं लाइम मोटार को। तो ये लाइम के कितने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप एक कॉपी लेते हैं, वहाँ पर जो जो पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ उनको आप नोट करके रखते हैं, तो आपकी रिवीजन में भी ये काम आएंगे। ऐसा नहीं कि आपको लगातार आप 20-25 बार वीडियो को देख रहे हैं। वीडियो को आप हो सके तो 2-3 बार देखिए, ज़्यादा आपको देखने की जरूरत नहीं है। अगर मैं जो बोल रहा हूँ आप इसको नोट्स भी बनाते हैं, जैसे कि लाइम मोटार में लाइम बेंडिंग मटेरियल की तरह काम करता है, ये फैट लाइम या फिर हाइड्रोलिक लाइम भी हो सकता है। इस तरह से आप पॉइंट बनाते हैं तो 2 से 3% इसकी वॉल्यूम जो होती है सैंड की रिक्वायर्ड होती है, ऐसा भी आप लिख सकते हैं। तो कुछ पॉइंट जितने जितने मैंने आपको बताया वो आप लिखते हैं, तो आप रिवीजन भी होती रहेगी, आपकी स्टडी भी होती रहेगी। पिछले वीडियो में हमने सिर्फ जो ब्रिक होती है उसके इनग्रेडिएंट के बारे में बताया था कि कितना परसेंटेज होता है, ये क्या करता है। अब यहाँ पे देखिए, जो अच्छी मिट्टी होती है ब्रिक बनाने के लिए, उसमें क्या क्या क्वालिटीज वगैरह होनी चाहिए, ये बात इंपॉर्टेंट है। अब सबसे पहला पॉइंट देखिए, इट मस्ट हैव प्रॉपर प्रोपोर्शन ऑफ सैंड सिल्ट एंड क्ले का। जो प्रॉपर प्रोपोर्शन होता है, रेशियो जो होता है वो बिल्कुल सही होना चाहिए, होमोजीनियस होना चाहिए एंड सफिशिएंट प्लास्टिसिटी भी होनी चाहिए, ताकि जो ब्रिक होती है वो प्योरली कन्वेंशनली मोल्डर विद शार्प एंड वेल डिफाइंड एजेस, उसकी जो एजेस वगैरह शेप वगैरह जो होती है वो अच्छी तरह से बन सके। क्योंकि प्लास्टिसिटी ही आपको एल्यूमिना की वजह से देखने को मिलती है, तो वो आपको अच्छी शेप जो होती है तब जाकर मिलेगी। एंड इट मस्ट बी फ्री होना चाहिए लम्प्स ऑफ लाइम और नूडल्स ऑफ कंकल। नूडल्स ऑफ कंकर जो होते हैं वो भी नहीं होने चाहिए, लम्प्स जो होते हैं लाइम के वो भी नहीं होने चाहिए। एंड किससे फ्री होना चाहिए, अर्थ कंटेनिंग अल्कली सॉल्ट कंकर वगैरह जो है वो भी नहीं होनी चाहिए उस मिट्टी में। एंड पीबल्स वगैरह, ग्रिट वगैरह, लम्प्स ऑफ अर्थ ये भी नहीं होनी चाहिए। एंड नॉट कंटेन वेजिटेबल एंड ऑर्गेनिक मैटर भी नहीं होना चाहिए हमारी मिट्टी में। एंड सोल्टी वाटर भी हमें मिक्स नहीं करना है। एंड ये इसको हमें अच्छी तरह से जलाना होता है। तो ये सारे पॉइंट है जो कि गुड ब्रिक अर्थ में होने चाहिए, रिक्वायरमेंट है जो ब्रिक बनाने की मिट्टी होती है। इसमें 9 रिक्वायरमेंट है, तो इन रिक्वायरमेंट को आप देख लीजिए। हो सकता है कि एग्जाम में इनको लेकर भी क्वेश्चन जो है वो पूछा जाए, तो सीरियस होकर इस पॉइंट को सारे नोट कर लेना है। अगले पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट क्या है, यहाँ पर जो सीमेंट होते हैं उनके कंपाउंड्स दिए गए हैं, क्या क्या कर सकते हैं, मैंने आपको इनके बारे में बताया तो है, लेकिन यहाँ पे थोड़े बहुत पॉइंट जैसे कि अगर आपसे हो सके कि एलाइट के बारे में बोला जाए कि एलाइट ये क्या करता है, तो ये एलाइट जो होता है इसमें आपको वेस्ट सीमेंटिंग वैल्यू मिलती है। ब्लाइट जो होता है ये किसके अल्टीमेट स्ट्रेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। सिलाइट जो होता है ये मैक्सिमम हीट ऑफ हाइड्रेशन, एल्यूमिना हम इसको बोलते हैं। फेलाइट जो होता है, टेट्राकैल्शियम एल्यूमिनेट फेराइट हम इसको बोलते हैं, इसमें सीमेंटिंग वैल्यू बहुत कम होती है। बाकी सारे पॉइंट मैंने आपको बताए हुए हैं कि ट्रीकैल्शियम सिलिकेट क्या करता है, इसका नाम देखिए। एलाइट किसको हम बोलते हैं, ब्लाइट किसको हम बोलते हैं, ब्लाइट तो हम इसको ही बोलते हैं, सिलाइट हम इसको बोलते हैं। एंड जो फ्लाइट होता है वो तो आप सभी को पता है, मैंने अभी भी आपको बताया कि टेट्राकैल्शियम एल्यूमिनेट फ्लाइट को हम बोलते हैं। इसका हीट ऑफ हाइड्रेशन भी सभी का मैंने बताया हुआ आपको कि क्या कौन क्या करता है, किसकी अल्टीमेट स्ट्रेंथ होती है, किसकी कम होती है, कौन सा वाटर के साथ रिएक्शन करता है, कौन सा नहीं करता है। सीमेंट के बारे में तो आपको रिस्क नहीं लेना है, क्योंकि यहाँ से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन जो है देखने को मिलते हैं। ये 4 जो पॉइंट आप देख रहे हैं इन सभी से आपको ज़्यादातर क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो को शेयर कीजिए यार फटाफट से, ताकि आपको भी वीडियो को फ़ायदा मिल सके, आपके दोस्तों को भी मिल सके। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबा लीजिए। ये हमारा 5th पार्ट है, तो 5th पार्ट में से हमने अभी तक हमारे 4 पार्ट जो है वो पब्लिश हो चुके हैं, आप देख चुके हैं। तो अभी तक जो रिस्पॉन्स रेट है, आप वीडियो को देख रहे हो लेकिन जो सब्सक्राइबर हैं वो नहीं आ रहे हैं, उतने प्रॉपरली नहीं आ रहे हैं। 4 वीडियो में से कम 10 सब्सक्राइबर ही आप ला पाए हो। तो जितना हो सके यार अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, ताकि वो भी हमारे चैनल के साथ जुड़े रहे।
हमारे चैनल पर जो 70% लोग ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। सब्सक्राइब करो यार, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, सिंपली वो वीडियो देख रहे हैं, तो उनसे भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो ही ना देखे, सब्सक्राइब भी कर लीजिए। सब्सक्राइब करने में आपका क्या जा रहा है, कुछ भी नहीं जा रहा है, फिर क्लिक करना है, सब्सक्राइब हो जाता है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले कुछ पॉइंट देखिए, इरिगेशन से कुछ पॉइंट्स आते हैं जैसे कि ड्यूटी, डेल्टा, बेस पीरियड। कुछ यहाँ से क्वेश्चन जो है इनकी डेफिनेशन पूछी जाती है, तो ये डेफिनेशन वेरी इंपॉर्टेंट है। तो जैसे कि ड्यूटी देखिए, इट इज़ एरिया ऑफ लैंड, ये एक एरिया होता है लैंड का, दैट कैन बी इरिगेटेड विद ए यूनिट वॉल्यूम ऑफ वाटर सप्लाइड अक्रॉस द बेस पीरियड। जनरली जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा ड्यूटी के ऊपर, वो पूछा जाएगा कि इसको हम किस में एक्सप्रेस करते हैं, तो हेक्टेयर पर क्यूमेक में हम इसको एक्सप्रेस करते हैं। उसके बाद डेल्टा है, तो डेल्टा जो होती है डेप्थ होती है वाटर की, जो कि रिक्वायर टू रेज द क्रॉप ओवर ए यूनिट एरिया अक्रॉस द वेस्ट पीरियड, तो इसको भी हम सेंटीमीटर या फिर मीटर में ही एक्सप्रेस करते हैं। बेस पीरियड की बात करें तो टाइम बिटवीन द फर्स्ट वाटरिंग ऑफ ए क्रॉप एट द टाइम ऑफ इट्स साइंग टू लास्ट वाटरिंग बिफोर हार्वेस्टिंग, तो ये दो हार्वेस्ट वाटरिंग के बीच का जो डिफरेंस होता है वो बेस पीरियड होता है। तो इसको हम किस में एक्सप्रेस करते हैं, नंबर ऑफ डेज में, कि कितने नंबर ऑफ डेज हैं। तो इन तीनों के बीच में जो डिफरेंस है वो ये वाला डिफरेंस है। तो यहाँ पर डी क्या है, ड्यूटी है हेक्टेयर पर क्यूब में, एंड डेल्टा क्या है, ये होता है मीटर में, बी क्या होता है, बेस होता है क्रॉप्स का इन डेज में। नेक्स्ट देखिए, डिस्टेंपर के बारे में बताया कि डिस्टेंपर वाटर वेस्ट पेंट होता है जो कि कॉम्बिनेशन होता है पाउडर चौक का, पिगमेंट एंड लाइम का। डिस्टेंपर सरफेस कैन बी इजीली मार्क एंड डिसकलर एंड कैन नॉट बी वॉशड डाउन। तो यहाँ पे देखिए, ये सभी को पता है कि डिस्टेंपर क्या होता है। डिस्टेंपर आपको अंदर करना पड़ता है, अंदर की दीवारों पर, बाहर नहीं करना पड़ता है। एक पॉइंट तो यहाँ पर ये आ जाता है, बाकी आप इसको धो नहीं सकते हैं। अगर आप इसको वॉश करना चाहते हैं तो वो वॉश नहीं कर सकते हैं, ये पॉइंट भी आप याद रखिए। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज देखिए, दे आर जनरली लाइट इन कलर होता है, एंड कोटिंग आर जनरली थिक, एंड रिफ्लेक्टिंग कोटिंग आपको ये देता है, लेस ड्यूरेबल होता है देन ऑयल पेंट, वट आर चीपर, बहुत ही सस्ता होता है। ये चार इसके पॉइंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए इंक्लूडेड है यहाँ पर। अगले कुछ पॉइंट देखिए, डिफेक्ट जो होते हैं टिम्बर में ड्यू टू फंगी की वजह से, तो कौन कौन से डिफेक्ट होते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो ये तो कुछ पॉइंट दिए गए, लेकिन जो फंगी की वजह से इफेक्ट आपको देखने को मिलते हैं वो डिफेक्ट है, जैसे कि एक सैफ स्टेन हो गया, बाउंस स्टेन हो गया, वाइट रोट हो गया, एंड ड्राई रोट हो गया, तो ये डिफेक्ट हैं। अब आप ये पढ़ सकते हैं कि इसमें क्या क्या और प्रॉब्लम है कि किसकी वजह से ये आते हैं। वेट रोट हो गया, उस तरह से हार्ड रोट जो हो गया, ये भी फंगिस की वजह से डिफेक्ट है। अगला कुछ पॉइंट देखिए, कॉमन जो वृक होती है वो हमारे आइस कोड में आती है, इस वाले आइस कोड में। तो जो कॉमन ब्रांड क्ले ब्रिक होती है शैल बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। जैसे कि यहाँ पे डेस्टिनेशन देखिए कौन सी क्लास में आती है, 35, 30, 25, तो इस तरह से उनकी जो एवरेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है वो यहाँ पर दी गई है। जैसे कि 35 की 35 न्यूटन पर एम एम स्क्वेयर, ऐसे ही 30 की 30 न्यूटन एम एम स्क्वेयर, इस तरह से सभी की यहाँ पे बताई गई है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आपसे एग्जाम में पूछ ली जाए कि अगर आपके पास क्लास 3.5 की जो ब्रिक है उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितनी होती है, शुड नॉट लेस देन, यानी कि कम नहीं होनी चाहिए, इन सारी वैल्यू से कम नहीं होनी चाहिए, तो वो 3.5 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर। जितने भी क्लास की आएगी सिंपली, जैसे कि 30 क्लास की है तो 30 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर से कम नहीं होगी। ये पॉइंट आप याद रखिए, सभी के लिए यही फॉर्मूला आप यूज करेंगे। देखिए यहाँ पे कितने हमने पॉइंट कवर कर लिए हैं, ये पॉइंट जो है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट देखिए, अकॉर्डिंग टू हमारे इस आईएस कोड के अकॉर्डिंग, इन बोल्टेड एंड रिवेटेड कंस्ट्रक्शन द मिनिमम विड्थ जो होती है लेसिंग बार की शैल बी 3 टाइम्स द नॉमिनल डायमीटर ऑफ एंड बोल्ट या फिर रेवट का। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। एंड जो मिनिमम
विड्थ होती है लेसिंग बार की हमारे इस आइस कोड के अकॉर्डिंग फॉर बोल्टेड या फिर रिवेटेड कंस्ट्रक्शन के लिए वो 3D होती है। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं हमारे नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग। फॉलोइंग प्रोविजन शैल बी यूज्ड इन रेफरेंस टू द फ्लोर हाइट और आल्सो कॉल्ड सीलिंग हाइट। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं जैसे कि रेजिडेंशियल, बिजनेस या फिर कुछ और बिल्डिंग के लिए यहाँ पर पॉइंट दिए गए जैसे कि यहाँ पे हाइट ऑफ ऑल रूम्स फॉर ह्यूमन हैबिटेशन शैल नॉट बी लेस देन, कितनी हाइट है यहाँ पे 2.75 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए। मेजर फ्रॉम द सरफेस ऑफ फ्लोर टू द लोएस्ट पार्ट पॉइंट ऑफ द सीलिंग बॉटम या फिर स्लैब। तो ये हाइट होती है उस रूम के लिए। या फिर इन केस ऑफ एयर कंडीशनर रूम है हमारे पास, तो हाइट ऑफ नॉट लेस देन 2.4 मीटर। कहाँ से मेजर करेंगे हम उसको, फ्लोर टू द लोएस्ट पॉइंट और एयर कंडीशनिंग डक्ट और द फॉल्स सीलिंग शैल बी प्रोवाइडेड। तो यहाँ पर हम उसको मेजर करेंगे हाइट। यहाँ पे हाइट बताई गई है सभी के लिए। एजुकेशनल या फिर इंडस्ट्रियल बिल्डिंग जो होती है उसके लिए हाइट यहाँ पे देखिए 3.6 मीटर। ऑल रीजन के लिए कहाँ पर, किसको छोड़कर, सिर्फ जो ठंडे इलाके होते हैं उनको छोड़कर, वहाँ के लिए 3 मीटर ही बताई गई है। इंडस्ट्रियल बिल्डिंग की बात करें तो 3.6 ही बताई गई कि इतनी ही होनी चाहिए, एक्सेप्ट व्हेन एयर कंडीशनर, उसके लिए 3 मीटर होती है। तो ये इम्पोर्टेंट है। अगर हमारे पास गवर्नमेंट बिल्डिंग है कंसिडर एज ए पार्ट ऑफ इंडस्ट्रियल बिल्डिंग, तो उस केसेस में 3.6 ही होती है। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए गए जैसे कि रूल फॉर डिडक्शन के लिए हमारे आईएस कोड 1200 में आती है ब्रिक वर्क के लिए। हम प्लास्टरिंग के लिए कर चुके हैं और भी कुछ के लिए कर चुके हैं, लेकिन प्लास्टरिंग के लिए नहीं किया था। तो प्लास्टरिंग का भी यहाँ पे दिया गया है, ब्रिक वर्क के लिए नहीं किया था, प्लास्टरिंग का भी यहाँ पे दिया गया है। तो ब्रिक के लिए देख लीजिए, वेयरिंग ऑफ फ्लोर एंड रूफ स्लैब आर नॉट डिडक्टेड फ्रॉम द मैसनरी इन द सुपरस्ट्रक्चर। तो ओपनिंग 0.1 स्क्वायर मीटर, एंड ऑफ बीम पोस्ट राफ्टर पुलिंग के लिए, छज्जा वगैरह के लिए अगर उसकी थिकनेस 10 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं है तो। बेड प्लेट, वॉल प्लेट, वेयरिंग ऑफ छज्जा वेयर थिकनेस हुआ डज नॉट एक्सीड 10 सेंटीमीटर, तो इनके लिए हम डिडक्शन नहीं करते हैं। प्लास्टरिंग तो मैंने आपको बता दी कि प्लास्टरिंग के लिए हम कहाँ पर डिडक्शन नहीं करते हैं। और कुछ और भी यहाँ पे पॉइंट दिए गए हैं प्लास्टरिंग के बारे में, तो ये आप पढ़ सकते हैं अगर आपने पिछली वीडियो में नहीं पढ़े हैं तो। अब यहाँ पे कैनाल्स वगैरह के बारे में बताया कि रिज कैनाल के क्या होती है, कंटूर कैनाल, साइड स्लोप कैनाल। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं। रिज कैनाल को एक और नाम है वाटरशेड कैनाल भी हम बोलते हैं। अलाइंस्ड अलोंग द रिज और नेचुरल वाटरशेड लाइन एंड कैन इरिगेट एरिया ऑन बोथ साइड ऑफ द रिज। क्रॉस ड्रेनेज वर्क नॉट रिगार्ड होता है इसमें, एंड ये इकोनॉमिकल होती है। उसके बाद कंटूर कैनाल की बात करते हैं तो ये अलाइंड नियरली पैरेलल टू कंटूर ऑफ द कंट्री एंड इरीगेट एरिया ओनली ऑन वन साइड। यहाँ पे 2 साइड का है, यहाँ पे 1 साइड का है। क्रॉस ड्रेनेज वर्क जो होता है इसमें रिक्वायर्ड होता है। साइड स्लोप ड्रेनेज की बात करें तो ये अलाइंग रफली एट राइट एंगल टू द कंटूर ऑफ द कंट्री। एंड एरिया जो होता है, इरीगेट एरिया जो होता है वो ओनली वन साइड में ही होता है। रफली पैरेलल होती है ड्रेनेज ऑफ द कंट्री। सो क्रॉस ड्रेनेज वर्क जो होता है इसमें कोई रिक्वायर्ड नहीं होता है। एंड हैज़ वेरी स्टीप बैड स्लोप होता है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जितने भी पॉइंट्स है ये वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो फ्रेंड्स वीडियो को यार शेयर करो फटाफट से, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। अगले पॉइंट देखिए, अगले जितने भी पॉइंट दिए गए वो प्लास्टरिंग के बारे में है। तो ऑल प्लास्टरिंग वर्क जो होता है उसको हम स्क्वायर मीटर में ही मेजर करते हैं। अगर क्वांटिटी ऑफ प्लास्टरिंग इज द सेम ऑन बोथ साइड ऑफ द वॉल, देन ओपनिंग इन द वॉल्स आर डिडक्टेड ओनली वंस एंड नो एक्स्ट्रा मेजरमेंट आर टेकन फॉर द टॉप बॉटम एंड साइड ऑफ ओपनिंग। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। इफ द क्वांटिटी ऑफ प्लास्टरिंग इज डिफरेंट ऑन बोथ साइड, क्वांटिटी अगर देखिए सेम है और डिफरेंट है तो ये दोनों केसेस अलग अलग हैं ऑफ द वॉल, देन हाफ ऑफ द एरिया ऑफ द ओपनिंग इज
deducted from each type of clustering and for opening अगर हमारी 3 स्क्वायर सेंटीमीटर से ज़्यादा है तो इन एरिया में देन दे आर डिडक्टेड सेपरेटली एंड मेजरमेंट फॉर टॉप बॉटम एंड साइड आर एडेड टू द मेजरमेंट। तो ये पॉइंट जो है वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो फ्रेंड्स जितना हो सके वीडियो को शेयर करो, लाइक करो यार, कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। तो थैंक यू फ्रेंड ये वीडियो देखने के लिए।